मैं तो अपना पर्सनली बता रही हूँ, चाहे मेरा पूरा फैमिली अगेंस्ट हो, मैं तो मोदी को कभी वोट नहीं दूंगी। काटा है बिल्कुल, क्योंकि फैमिली भी बीजेपी को बिलोंग करती थी। बीजेपी को कमल का फूल पे देना है, कमल के फूल पे देना है। और मेरे ससुराल वाले अभी भी पूरा A to Z मोदी के पीछे पागल है, पागल। आप मोदी का कैडर वोट थे बीजेपी का? हाँ, मैं कैडर वोट हूँ बचपन से, जब से मेरे मम्मी पापा देते थे, उससे मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड सब। मोदी का एक वर्ड नहीं सुन सकते वो। मैं डॉक्टर आशा STI काउंसलर हरियाणा में पोस्टेड हूँ। अच्छा, तो थोड़ा सा जानना चाहता हूँ आपके आज मेन मुद्दे क्या हैं? देखिए 2005 में मैं लगी थी इस पोस्ट में और 6500 रुपये सैलरी मिला करती थी। आज कौन सा साल है आप सभी जानते हैं, और अब तक हमारी सैलरी 13,000 रुपये हुई है, यानी सिर्फ डबल की गई है। क्या महंगाई सिर्फ डबल हुई है? क्या 13,000 में कोई एक आदमी आके मुझे बता सकता है जो अपने 2 बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकता हो? है पॉसिबल? अगर एक हमारे यहाँ क्लास 4 भी है, DC रेट पे लगा है, तो उसकी सैलरी मिनिमम 18,000 रुपये है। हम BA पास MA पास है, हमारी सैलरी 13,000 रुपये है। जिस मोदी की आप बार बार बात करें, उस मोदी को ये नहीं दिखता? अभी तो हम मोदी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम सभी करते हैं ना। अच्छा। हम सभी मोदी की बात करते हैं। मोदी ये कर रहा है, मोदी विकास ला रहा है, मोदी आकाशवाणी को बढ़ावा दे रहा है, मोदी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, मोदी क्या कर रहा है, वो कर रहा है। मोदी को ये नहीं दिखता 13,000 रुपये में किसका घर चलता है? घर चल जाता है, सारी सामग्री आ जाती है। और खासकर अब अकेले गैस की कीमत 1,000 रुपये है। एक पेट्रोल अगर हम खरीदने, पेट्रोल कहाँ पहुँचा हुआ है? मैं अपने ऑफिस से घर गाड़ी लेके अगर जाऊँ तो 6,000 रुपये लगते हैं। इस पेट्रोल की महंगाई का, डीजल की महंगाई का, गैस की महंगाई का आप लोगों को फर्क पड़ रहा है? कैसे हम 13,000 में कुछ भी नहीं कर पा रहे? हम पैदल आए नई दिल्ली से यहाँ तक, नई दिल्ली तक हमें ट्रेन लेनी पड़ी। ट्रेन में भी हम ये ढूंढ रहे थे सस्ते से सस्ती टिकट किस ट्रेन की है। उसके बाद नई दिल्ली उतर के पैदल मार्च किया है, क्योंकि एक टिकट का 20 रुपया लग जाता। अगर हम इस तरीके से पैसा ना बचाएं, हम घर में राशन कहाँ से लेके आएंगे? आ जाएगा राशन इतने पैसे में? तो फिर भी जैसे कि मान लो आप हरियाणा से हैं जी, तो हरियाणा राज्य सरकार है, कुछ तो आपको सोशल वर्क में है ना। हमारी दिक्कत ये है कि जब हम राज्य सरकार के पास जाते हैं, राज्य सरकार कह देती है आप सेंटर के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं, क्योंकि हमें सेंटर ने लगाया है। जब हम सेंटर के पास जाते हैं, कहते हैं राज्य सरकार में काम कर रहे हो, आप उनके एम्प्लॉय हो। सच्चाई तो ये है ना, हम राज्य सरकार के एम्प्लॉय हैं, ना हम सेंटर के एम्प्लॉय हैं। ना सेंटर कुछ बढ़ा रहा है, ना स्टेट कुछ बढ़ा रहा है, और हम बीच में पिस रहे हैं। जबकि अगर कायदे से बात करें तो जो हमारा जितना भी बजट आता है वो WHO की तरफ से आता है। वो बजट हर चीज़ के लिए आता है, लेकिन उसमें सबसे कम बजट सैलरी के लिए है, जबकि हमारे घर सैलरी से चलते हैं। तो आपकी यूनियन ने WHO को कभी लेटर तो लिखा होगा? WHO को नहीं, हम NACO को लिख सकते हैं। अच्छा। NACO को लिख सकते हैं। ये हमारी तीसरी चौथी बार इस तरह की स्ट्राइक्स हो। देखिए हम 6500 पे मैंने बताया हम लगे थे। उसके बाद 2013 में आमरण अनशन पे बैठे थे। 12 दिन तक हमारा एक बंदा, हमारा यूनियन का लीडर, भूखा रहा था, प्यासा रहा था, हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था। तब इन्होंने वो सैलरी हमारी जो उस समय इंक्रीमेंट लग के 8 हुई थी, वो इन्होंने 13,000 कर दी थी। और उस 2013 से आज तक हम 13,000 में बैठे हैं। शायद इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि अब हम 20-30 लोग फिर से बैठे और हमें से कोई मर जाए, तब सोचेंगे इन चीज़ों के बारे में। ये तो ये हमारे मरने का इंतजार कर रहे हैं, या हमारे बच्चे भूखे मर जाएं। कहाँ पढ़ाएं हम अपने बच्चों को? सरकारी स्कूलों में पढ़ाएं? कहाँ पढ़ाएं? सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ा दिए, राशन नहीं लाएं, पेट्रोल तो हमें बराबर मिलता होगा, घर रहने के लिए हमें भी चाहिए होता होगा। हम PG हैं, MA पास हैं हम सारे। MA पास आदमी कैसे बताए कि वो 13,000 में काम कर रहा है? एक सवाल मेरा ये है कि इस समय हवा चल रही है देश के अंदर, अगर कोई आंदोलन करता है तो उसको आंदोलनजीवी कहा जाता है, उसको आतंकवादी कहा जाता है, उसको खालिस्तानी कहा जाता है। हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं हम आतंकवादी हैं। अगर आतंकवादी बनने से हमें हमारा हक मिलता है, हमें आतंकवादी कहलाने में कोई बुराई नहीं है। अगर अपने हक के लिए आवाज़ उठाना आतंकवाद है, अगर अपनी सैलरी को कम बताना आतंकवाद है, तो भाई हम आतंकवादी हैं। अपने देश में हम जिस सरकार को हम अपना वोट देके चुनते हैं, हम उसको ये नहीं बता सकते कि हमारी सैलरी कम है, सैलरी बढ़ा दो। अगर हम वो बताएंगे तो हम आतंकवादी कहलाएंगे। तो हम तैयार हैं आतंकवादी बनने के लिए। हमें नहीं बनना कोई जीवी या कुछ भी और। हमें आतंकवादी का नाम दे दो, पर हमारी सैलरी इतनी कर दो कि हम एक सम्मानित जिंदगी जी सके, क्योंकि ये लाइफ सम्मानित नहीं। यानी कि अब आंदोलन करने के लिए भी इन शब्दों को अपनाना पड़ेगा? अपनाना पड़ेगा, मजबूर हैं हम। भूखा रहने के लिए मजबूर हैं, पैदल चलने के लिए मजबूर हैं, आप लोगों से बात करने के लिए मजबूर हैं। हम भी तो किसी घर की बेटियां बहुएं हैं। हम भी चाहते हैं अपने घर में शांति से बैठें, अपनी 9 से 6 की नौकरी करें, शाम को अपने बच्चों को खाना दें। हम भी तो चाहते हैं ना। हमारा दिमाग खराब है यहाँ के बैठे हम, क्यों? मजबूर हैं हम।
क्योंकि नहीं बढ़ रहा है कुछ भी, इतने सालों से बैठे हैं। पति ऊपर से प्रेशर देता छोड़ दो नौकरी, सास कहती क्यों कर रहे हो उस नौकरी को, मिलता तो कुछ है नहीं। क्या हमने इसलिए पढ़ाई की थी, हम अपने लायक भी नहीं कमा सकते, छोड़ा परिवार को। 13,000 में क्या एक आदमी में मेरा अपना खर्चा चल जाएगा? क्या करूं मैं? जिसको ये कहते हैं बेटी सशक्त बना रहे हैं, मैं अपने पति से मांगू अपने खर्चे के लिए पैसे, भाई से मांगू? क्यों मांगू? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मुझे जो पे मिलती है वो इतनी क्यों नहीं मिलती मेरी एजुकेशन और मेरे काम के मुताबिक, कि मुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। कितने एम्प्लॉय होंगे आप लोग? हम अगर खाली हरियाणा की बात करें तो हम 500 के आसपास हैं। पूरे इंडिया में हम 26,000 एम्प्लॉय हैं। कितनी जरूरत है देश को आपकी? 26,000 एम्प्लॉय में आप एक अंदाजा लगा लो कि अकेले हरियाणा ने आज तक देश की जनता 2000 से लेके आज तक अकेले हरियाणा ने। ये तो आज में पता चल जाएगा कि आज जनता को कितनी जरूरत है हमारी, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। हमारी जनता को इतनी जरूरत है, हमारे काम के बिना कोई भी गर्भवती महिला बच्चा पैदा नहीं कर सकती। हमारे टेस्ट के बिना किसी लेडी आदमी का ऑपरेशन नहीं हो सकता हमारे टेस्ट के बिना। किसी को नौकरी नहीं मिल सकती हमारे टेस्ट के बिना। हर इमरजेंसी से पहले टेस्ट होता है। कोई भी अपना आगे विदेश में नहीं जा सकता अगर उसका HIV टेस्ट ना हो। कोई आदमी एक स्वस्थ जिंदगी शुरू नहीं कर सकता। एक आदमी हमारे देश का विदेश नहीं जा सकता। कल एक बंदा विदेश से भगा दिया गया क्योंकि वो HIV पॉजिटिव निकला। हमारी मोहर लगती है ना, हमारी मोहर लगती है तब कोई आदमी जाता है। जनता से हम ये कहना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को वोट मत दो जिनको हम नहीं दिखते, जिनको हम स्टैंड ही नहीं करते जिनके सामने। मोदी अनपढ़ थोड़ी है, पढ़ा लिखा है, सब चीजें उनके पास जाती हैं। उनको क्यों नहीं पता है कि उनके कितने सारे पढ़े लिखे लोग इतनी थोड़ी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं पता? या बताइए, नहीं पता होगा उनको? उनको सब पता है। मोदी जी के नजदीकी लोग तो कहते हैं कि भाई सबसे चंगा सी मोदी जी और हमारी जो चंगा सी शब्द तो सुना होगा आपने? हाँ बिल्कुल, सबको वो तो कहते हैं कि देश का विकास होगा, अच्छे दिन आएंगे। 2013 में हमने नारे लगाए थे कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे, हमारे अब तक नहीं आ लिए। वो अच्छे दिन पता नहीं किसके आएंगे। आज हमारा गला बैठ गया बोल बोल के, ठीक है। मैं एक रेडियो अनाउंसर हूँ, मेरी बहुत मीठी आवाज़ है। आज मेरे गले का यह हाल हो गया है। क्यों? क्योंकि हम अंदर से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। हम मानसिक दवाइयाँ लेने के लिए मजबूर हो गए हैं। यानी कि जो खुद इलाज करते हैं वो खुद इलाज के हमें काउंसलर की जरूरत है। आज हमारी काउंसलिंग करो। हम डिप्रेशन में आ रहे हैं, हम मानसिक बीमारियों की दवाइयाँ खा रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल से। क्या अपील करना चाहेंगे आप? जंतर मंतर से एक ही अपील है, हमारी बात किसी तरह उन गूंगे बहरों तक पहुंचा दो जो अपनी कुर्सी पे बैठ के कहते हैं हम विकास कर रहे हैं, हम बेटी बढ़ा रहे हैं। आवाज दो। इतनी सी आवाज है कि हमें इतनी सैलरी दे दो, हमें लगे हम MA पास है और हम ठीक पढ़ा रहे हैं, हम वो सैलरी बता सकें, छोड़ो सब कुछ, हम वो बता सकें, इतनी दे दो। इतनी भी नहीं दे रहे हैं। 13,000 बताएं, बेइज्जती होती है। लोग कहते हैं घर बैठ जाओ, इससे अच्छा। घर वाले बोलते हैं, क्या नाम हुआ? घर वाले बोलते हैं। मैं डॉक्टर आशा STI काउंसलर हरियाणा में पोस्टेड हूँ, रोहतक जिले में। हमारे घर वाले ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें नौकरी करनी है तो ऐसी करो जिसमें इज्जत है। अगर तुम्हें इतने ही पैसों में काम करना है तो घर का काम करो, घर के बच्चे संभालो, पैसे हम देंगे, 13,000 रुपए हम देंगे, घर में तो रहोगे। किसी की तो बहुत अच्छी सर्विस में है, बड़ा अच्छा इज्जत मिलती है। क्या इज्जत है? अगर हमारे रूम में लाइट नहीं होती तो हमें कहा जाता है कि तुम इसी औकात में हो, तुम इसी लायक हो, तुम ऐसे ही बैठो और मरीजों को देखो। चाहे तुम्हारे लिए कुर्सी हो या ना हो, तुम्हें बैठना पड़ेगा, तुम्हें करना पड़ेगा, वरना तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलेगी, तुम्हारी तनख्वाह काटी जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? आप देश के हर नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल, लेकिन नागरिकों के लिए हम खड़े हैं। हमारे लिए कौन खड़ा है? हमारा माई बाप कौन है? हम सबके लिए खड़े हैं, सब मरीजों के लिए खड़े हैं। लेकिन आज हमारे पीछे कोई नहीं है। सरकार से बात नहीं हुई? बिल्कुल सरकार से बात हुई, सरकार ने कहा करेंगे, लेकिन अभी कुछ नहीं किया। मोदी जी पे मैं पिछले 12 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं है मेरे लिए। मोदी जी पे कितना भरोसा है? मोदी जी पे बहुत भरोसा था, लेकिन अब नहीं है। इसीलिए नहीं है कि उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। जो उन्होंने हमारे को आश्वासन दिए थे, हमारी सरकार ने आश्वासन दिए थे, आज वो 0 पे है। आज हम इसीलिए इतना बोल रहे हैं। राशन सही मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम राशन खरीदते हैं, अपने पैसों से खरीदते हैं। कोविड-19 में हमारे पतियों की नौकरी चली गई। क्यों? क्योंकि वो कंपनी में थे, कंपनियां बंद हो गई, कोई काम नहीं था, हम अकेले कमाने वाले थे। 13,000 रुपए में हम किसका घर चलाएं? बच्चों की फीस, मोदी जी ने बोला स्कूल में फीस मत जमा कराओ, लेकिन स्कूल वालों ने बच्चों को निकाल दिया। आज हमने अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में भर्ती कराया, सरकारी स्कूल में। क्यों? पैसे नहीं है, सैलरी नहीं है। इसीलिए आज हम इस धरने पर इसीलिए खड़े हैं। मैं गुड़गांव से हूँ, काउंसलर हूँ और हरियाणा की आवाज से हूँ। बस मेरा नाम सुदेश डबास है।
मैं दिल्ली से ही बिलोंग करती हूँ और मैं लैब टेक्नीशियन हूँ। जो ये मैडम है ये पेशेंट का काउंसलिंग करती हैं, उनको परामर्श देती हैं और हम HIV टेस्ट करते हैं, हम पैरामेडिकल स्टाफ। मेरा ठीक है, स्टाफ से ज़्यादातर यही सवाल हो रहे हैं कि भाई आपकी ज़रूरत देश को कितनी है। यस, आपकी हमारी ज़रूरत, एक काम नहीं होगा सरकार का हमारे बिना। क्यों? जैसे बताया, कोई भी डिलीवरी, डॉक्टर डिलीवरी नहीं करेगा किसी भी गर्भवती महिला का जब तक उसके HIV स्टेटस उसके पास नहीं होगा। दूसरी बात, कोई भी ऑपरेशन, सर्जरी, किसी भी तरह की सर्जरी नहीं होगी, क्योंकि डॉक्टर सब जबकि उसमें ज़रूरी नहीं होता। डॉक्टर अपनी सेफ्टी के लिए अपनी सेफ्टी के लिए कराता है कि कहीं पेशेंट को HIV हो और मुझे प्रिक हो जाए तो मेरे को भी HIV, इसीलिए डॉक्टर अपनी सेफ्टी के लिए कराता है, नहीं चाहते हुए भी कराते हैं। ठीक है। तीसरी बात, STI, जिनको सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज होती हैं, उनको HIV रेशो बहुत ज़्यादा उनमें पॉजिटिव मिलता है। अगर उनका HIV टेस्ट नहीं होगा तो उनका पूरा प्रॉपर इलाज नहीं होगा, जो कि इतनी गंभीर यौन संबंध बीमारियां होती हैं। चौथा है कि विदेश का कोई भी इवन कोई भी कॉलेज में या कहीं भी हम सबमिट करते हैं, जैसे अब कोविड हो गया, कोविड सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको पता है 96 से HIV में टेस्ट कर रही हूँ। मैंने 10 साल मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में काम किया है, 15 साल मैंने महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल दिल्ली में काम किया और अब मैं बाबा साहेब अम्बेडकर हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ। 25 साल मुझे पूरा, मतलब चलो मैं 19-20 साल की लग गई थी, मेरी 44 साल उम्र है, पूरा मेरी उम्र इसमें चली गई। मेरी सैलरी पता उस टाइम कितनी थी? 3500, लेकिन उस टाइम परमानेंट बंदे की 5000 सैलरी होती थी, सिर्फ 1500 रुपये का डिफरेंस था। वो उस टाइम मेरी सैलरी बहुत अच्छी मानी जाती थी और मैं डायरेक्ट नेको के थ्रू थी। जो हमारी दिल्ली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है वो 98 में बनी है, जबकि मैं 96 से वर्किंग हूँ। 2 साल पहले जो मेरा डिपार्टमेंट है उससे भी 2 साल पहले मैं सीनियर हूँ। कहाँ रह गई? मैं दिल्ली कंझावला में रहती हूँ। इस सिस्टम में कमी कहाँ रह गई जो सैलरी नहीं बढ़ पाई? इस सिस्टम में कमी ये रह गई कि पहले तो ये नेको के थ्रू था तो फिर भी सही था, फिर उसका दिल्ली सोसाइटियाँ बना दी गई। हर सोसाइटी में बनाने के बाद हर चीज़ की जो क्वालिटी है गिरी है, सामान की, इवन जो हम यूज़ करते हैं हर चीज़, चलो वो भी सब देखा जाए, लेकिन जो अब सैलरी, हम मेरा मेन मुद्दा पहले अभी सैलरी है। ऐसे तो बहुत मुद्दे होते हैं, लेकिन जब अब हम अपने मुद्दे से नहीं भटकना चाहते। ठीक है, मेरी 3500 सैलरी थी उस टाइम, ठीक था। उसके बाद 5000 हुई, फिर 6500 हुई, फिर उसके बाद जब मैडम ने बताया कि हम इतने टाइम धरने पेंशन पे बैठे, उसके बाद हमारी 12000 कुछ वो सैलरी हुई। उसके बाद एकदम से जैसे परमानेंट एम्प्लॉय का पे कमीशन आता है, इसी तरह से हमारा नेको का फेज 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे चलता था, तो उसमें हमारा थोड़ा सा सही हो जाता था लेवल। बट अब जो हम बता रहे हैं 10 साल में इतना डिफरेंस आ गया, आपको भी पता है। मेरी रियल सिस्टर मेरी ही पोस्ट पे 80 से 90 हज़ार सैलरी ले रही है। ठीक है, सेम क्वालिफिकेशन उसकी, मेरी सगी बहन, और मैं मतलब अब मेरी 28,250 सैलरी है मैक्सिमम, सब 25 साल की नौकरी के बाद। मतलब मेरी हर साल भी 1000 रुपये नहीं बढ़ी, हर साल भी 1000, 25 साल नौकरी करते हो गए, 35 रुपये लगी थी। मेन तो हमें केंद्र से ही है, क्योंकि ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये केंद्र के थ्रू है। केंद्र तो कहता है मीडिया के माध्यम से सब कुछ अच्छा और मैं आपको बताती हूँ, अगर मोदी जी मेरे को खड़े कर दो मोदी के सामने, और अगर मोदी ये कहता है ना कि ये आतंकवादी, हमारे बचपन से मैं इतनी सी थी जब से मुझे याद है कि मेरी पूरी मायके की फैमिली भी बीजेपी को बिलोंग करती थी। बीजेपी को कमल का फूल पे देना है, कमल के फूल पे देना है, और मेरे ससुराल वाले अभी भी पूरा A to Z मोदी के पीछे पागल है, पागल। आप मोदी का ठीक है, वोट थे बीजेपी का? हाँ, मैं कैडर वोट हूँ बचपन से, जब से मेरे मम्मी पापा देते थे उसमें मेरे सास ससुर मेरे हस्बैंड सब मोदी का एक वर्ड नहीं सुन सकते वो उनके, लेकिन मैं मोदी के अगेंस्ट खड़ी होंगी, क्योंकि उन्होंने बोलते हैं बेटी का विकास, बेटी का विकास। क्या बेटी का विकास? मुझे किसी से मैं सैलरी नहीं बता सकती अपनी, सब आसपास में सोचते 25 साल से बहु नौकरी कर रही, पता नहीं 1-1.5 लाख कमा रही होगी, और मैं अपनी कुछ भी नहीं। इवन मैं सब लोग ऐसे नहीं है, मेरा जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है। मैं 10,000 अपनी देती हूँ, मेड को भी सैलरी देती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी एक अपनी सैलरी है, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, पर मतलब ये सोचो मेरी मेड की 10,000 सैलरी है और मेरी 25,000, मतलब ये देखो, ये तो एक हम वो है ना, सोशल हमें बनाना पड़ता है स्टेटस। ठीक है, ये करके, लेकिन हमारे सारे भाई बहन इस तरह से बिलोंग नहीं करते हैं, समझ रहे हो आप? मोदी के आने से उम्मीद थी आपको? बहुत बिल्कुल, मैं अभी भी फैन है, मेरी फैमिली तो अभी भी फैन है, लेकिन मेरे को कहाँ कुछ भी प्रॉफिट मिला, मुझे कहाँ मेरा अधिकार मिला मोदी से, इसीलिए मैं मोदी के अगेंस्ट हूँ।
अच्छा जी। अब वोटिंग कैसे होगी, अब कैसे आगे बढ़ाएंगे? अब वोटिंग अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो मैं तो अपना पर्सनली बता रही हूँ, चाहे मेरा पूरा फैमिली अगेंस्ट हो, मैं तो मोदी को कभी वोट नहीं दूंगी। काटा है बिल्कुल। सुदेश डबास, कंझावला, दिल्ली से हूँ।